वेलकम टू लर्न पाकिस्तान। और हम लेजेंड पे बात कर रहे थे। लेजेंड्स पे एक वीडियो हमने बनाई है पीछे, वो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख लें। आज हम बड़ी अच्छी सी स्टोरी राजा रसालू पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। चलें जी, हम उसको डिस्कस करते हैं। राजा रसालू की कहानी में ये करेक्टर्स मौजूद हैं: सुलवहान, इचरन, लूना, पूरन, रसालू, गुरगनत। अब इस कहानी को आज हम पैराग्राफ के हिसाब से उसको डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि आपको नंबरिंग में दिख रही है, पैराग्राफ नंबर 1, 2। इस हिसाब से आज आपको ट्रांसलेशन करके दूंगी, लेकिन लाइन वाइज हम नहीं पढ़ेंगे, पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे। ये जो ऊपर पहले 4 वर्सेस दी हुई हैं इनको डिस्क्राइब नहीं करूँगी, क्योंकि ये पूरी स्टोरी की समराइज़ की हुई वर्सेस हैं। इनको एंड पे बताऊँगी स्टोरी पूरी डिस्क्राइब करने के बाद। अब हम शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 में क्या है? पैराग्राफ नंबर 1 में राजा सुलवहान के बारे में बताया हुआ है। राजा सुलवहान कौन है? विक्रमजीत के डिसेंडेंट हैं, उनके जानशीन हैं। और जो विक्रमजीत थे वो कौन थे? वो सुल्तान थे युजैन सल्तनत के, और युजैन सल्तनत उसमें सियालकोट में मौजूद थी। अब ये जो राजा सुलवहान रसालू के बाप हैं, और इचरन और लूना इनकी 2 बीवियां हैं। इचरन इनकी पहली बीवी है और लूना इनकी दूसरी बीवी है, जिनसे इन्होंने कुछ अर्सा पहले ही शादी की होती है। अब जो इचरन है उनमें से इनकी तरफ एक बेटा पैदा होता है, उसका नाम होता है पूरन। अब पूरन को जब वो पैदा होता है तो नजूमी, जैसे कि आप जानते हैं कि बादशाहों के दरबारों में मौजूद होते थे, उन्होंने पेशगोई की कि आप ऐसे करें, अपने बेटे को 12 साल तक, इसकी पैदाइश से लेकर जब तक ये 12 साल का नहीं हो जाता, आप इसको खुद से दूर रखें और एक तन्हाई में एक कमरे में रखें, ना आप इसको देखें ना वो आपको देखें। अब जो सुलवहान है वो ऐसे ही करता है कि मेरे बेटे पे कोई मुसीबत ना आए, उसको मुश्किलात से बचाने के लिए ऐसे करता है। अब जब 12 साल के बाद पूरन बाहर आता है उस कैद खाने से, तो जो उसको इजाज़त मिलती है सुलवहान की तरफ से कि तुम दरबार में आ जाओ। अब वो दरबार में आता है तो सुलवहान ने एक अब नई नई शादी की होती है लूना से, तो वो कहता है तुम जाके रानी लूना को सलाम पेश करो, वो तुम्हारी नई माँ है। अब ये जो है पूरन, ये भी खूबसूरत था, लूना भी खूबसूरत थी। पूरन जाके उसको सलाम पेश करता है, लेकिन लूना को उससे मोहब्बत हो जाती है। अब जो लूना है अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहती है, लेकिन जो पूरन सख्ती से मना करता है, कि कहता है कि नहीं तुम मेरी माँ हो, ऐसी हरकत ना करो। अब जो है लूना है वो, अब उसको अपनी इंसल्ट फील होती है, और अब वो एक साजिश करती है। उसके बारे में कोई वैलिड नहीं पता कि कौन सी उसने की, लेकिन यही बताया कि साजिश की। अब उसके नतीजे में ये हुआ कि पूरन को उसके बाप ने ये सज़ा दी कि इसके बाजू और हाथ काट के इसको एक खंडर कुएं में जंगल में फेंक आए। अब उस सज़ा के तहत उसको फेंक दिया जाता है, लेकिन एक जो सूफ़ी होते हैं, एक बुज़ुर्ग गुरुगनत, उनको वो मिलता है पूरन, उसके कुएं में काफ़ी अरसे तक ज़िंदा रहता है। जब वो उसको निकालते हैं तो उनके पास इल्म होता है, उस इल्म के ज़रिए वो दुआएं करते हैं। जो उनके पास गायबाना इल्म होता है उसको इस्तेमाल करके पूरन को फिर से वैसा बना देते हैं जैसा उसकी टांगे और बाजू काट देने से पहले उसकी हालत थी। बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह फिर बन जाता है। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि अब जो प्रिंस पूरन था वो प्रिंस पूरन नहीं रहा। अब वो उसने कहा कि मैं एक फ़कीर की सूरत में रहूँगा, क्योंकि मैं जब प्रिंस बना तो मुझे ज़िल्लतें उठानी पड़ी, अब मैं फ़कीर के ही रूप में रहूँगा। अब जब वो फ़कीर के रूप में रहता है तो वो सियालकोट के ही एक गार्डन में रहना शुरू कर देता है, जो वो बाग, उस बाग में जो बाग राजा सुलवहान के महल के करीब होता है। अब वो महल, जो वो बाग था, वो पहले तो तबाह हाल था कि सब बंजर ज़मीन हो गई थी, सब उसके दरख्त मुरझा गए थे। लेकिन जैसे ही पूरन ने वहाँ अपनी रहाइश रखी तो वो फिर से वैसे ही हरा भरा हो गया। जब सुलवहान ने सुना कि मेरे इधर करीब के जो बाग है वहाँ एक ऐसा फ़कीर है कि जिसकी उसकी पाकी बड़ी मशहूर हो गई है, तो वो क्या कहता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, मेरे पास औलाद नहीं है। जो इचरन है वो पागल हो जाती है जब उसके जवान बेटे को सज़ा दी जाती है, कि वो समझती है मेरा बेटा मर गया है। अब जो लूना है उसकी तरफ कोई औलाद नहीं होती, तो वो कहता है कि अच्छा हमें उस फ़कीर के पास जाके दुआ करवानी चाहिए। ठीक है। अब जो है उसको पूरन को पता चलता है कि मेरे माँ बाप मुझसे मिलने आ रहे हैं,
तो अब वो उसके क्या एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम पैराग्राफ नंबर 3 में पढ़ेंगे। वो कहता है कि ओ खुदाया, अगर मेरी माँ ने मुझे फिर से पहचान लिया तो क्या होगा, वो फिर से साजिश करेगी और फिर से मुझे मुश्किलात झेलनी पड़ेंगी। वो कहता है अच्छा ठीक है, वो फिर खुद को तसल्ली देता है, कहता है अगर ठीक है, वो इस बार फिर साजिश करती है और वो जीत जाती है। तो वो कहता है अगर वो साजिश करेगी तो इस दुनिया में ना सही तो आखिरत में उसको ज़रूर हिसाब अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। अब जब सुलैमान अपनी बीवी के साथ लूना के साथ वहाँ पहुँचता है तो पैराग्राफ नंबर 4 में क्या होता है कि जो है पूरन वो अपने बाप के अदब में खड़ा हो जाता है। तो वो किंग जो सुलैमान है वो कहता है ओहो तुम ऐसा ना करो, तुम तो एक अजीम फ़कीर हो, तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं, मुझे चाहिए कि मैं तुम्हारे अदब में झुकूं। तो अब वो बहाना क्या सूझता है उसको कि मैं किस तरह इस मामले को हैंडल करूं। वो कहता है नहीं, मेरी आपकी जो शक्ल है आप मुशाबत रखते हैं मेरे जो उस्ताद थे, इसलिए मुझे उनकी याद आई तो मैं उनके अदब जैसे उनका अदब करता था वैसे मैं आपके अदब में खड़ा हो गया। वो फिर कहता है, वो फिर सुलैमान बताता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मेरी तरफ औलाद नहीं हुई अल्लाह की तरफ से, तो अब आप दुआ करें। वो अब अब पूरन क्या कह रहा है, अब वो सारी कहानी को बयान कर रहा है और वो कहता है हाँ ठीक है, यकीनन तुम्हारी तरफ एक बेटा ज़रूर पैदा होगा, लेकिन जिस तरह तुम्हारी पहली बीवी अपने बेटे के लिए रोती है इसी तरह तुम्हारी ये वाली बीवी भी अपने बेटे के लिए रोया करेगी और चिल्लाया करेगी जिस तरह पहले बीवी रोया करती थी। ये बहुत सी फतूहात हासिल करेगा जो तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा, लेकिन सिर्फ एक औरत की वजह से तबाह बर्बाद होगा, जिल्लत उसको उठानी पड़ेगी। अब जब वो ये सब बताता है फिर वो एक एक चावल का दाना देता है दोनों को और वो दोनों एक एक चावल का दाना खा लेते हैं। अब पैराग्राफ नंबर 5 में उन्होंने क्या बयान किया, अब कुछ अर्से बाद उनकी तरफ बेटा पैदा हो जाता है। अब जो सुलैमान के दरबार में नजूमी मौजूद हैं वो कहते हैं कि आप इसको जिस तरह आपने पूरन को 12 साल तक कैद में खुद से तन्हाई में रखा, दूर रखा, उसी तरह इसको रखें क्योंकि इसके जो नसीब में बहुत सी मुश्किलात लिखी हुई हैं तो ये इस तरह उनसे बच जाएगा। अब जो सुलैमान है वो तकरीबन 6 साल तक उसको कैद में रखता है, खुद से तन्हाई में रखता है, दूर रखता है, लेकिन क्या होता है कि वो फिर कहता है कि मैंने पहले अपना एक बेटा खोया है तो मैं इसकी जुदाई अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो उस कैद खाने से उसको निकलवा लेता है। अब जब ये जो है रसालू, अब उसकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और वो क्या है, उसको वो मैजिक ट्रिक्स भी उसको कुछ कुछ आती हैं, उसको तीरंदाजी भी आती है, उसको नेज़ा अंदाजी भी आती है, उसको घुड़सवारी भी आती है, उसको शतरंज खेलना भी आती है, उसको हिरन का शिकार करना भी आता है। अब वो पैराग्राफ नंबर 6 में क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं कि उसको जो भी वॉर लाइक एक्सरसाइजेज हैं उसको सब आती हैं, कहा जा सकता है वो हरफन मौला है। अब लेकिन वो है तो एक लड़का लेकिन सोचता वो आदमियों जैसा है, लेकिन एक हरकत उसकी अब भी एक लड़के जैसी है कि वो औरतों को तंग करता है। वो औरतों को तंग किस तरह करता है, जब औरतें शहर से अपनी एक गांव की तरफ घड़ों में पानी लेके लौट रही होती हैं तो वो क्या करता है, दरख्त पे बैठ के तो कंकड़ियाँ मार के अपनी गलेल के ज़रिए कंकड़ी मार के या तीर के ज़रिए उनके घड़ों को फोड़ दिया करता है और जब पानी उनके कंधों पर गिरता है तो एक ज़ोरदार कहके लगा के खुश होता है। वो उसके लिए बड़ा इंजॉयबल सीन होता है, लेकिन ये जो औरतें हैं वो तंग आ जाती हैं उसकी इस हरकत से। अब पैराग्राफ नंबर 7 में वो क्या करती हैं, वो जाके शिकायत करती हैं वज़ीर से। वज़ीर शिकायत करता है बादशाह से, यानी कि किंग सुलेमान से, लेकिन वो जो राजा सुलेमान है वो कहता है कि वो कहता है, वज़ीर कहता है कि आप इसको ना कुछ अरसे के लिए जला वतन कर दें, जब मुश्किलात उठाएगा तो इसको पता चलेगा कि एक प्रिंस को किस तरह होना चाहिए, क्योंकि इसको कल को किंग बनना है। अगर इसकी यही हरकतें जारी रहीं तो ये कल को एक अच्छा किंग नहीं बन पाएगा। अब जो वज़ीर की सजेशन होती है उसको वो रिजेक्ट करता है किंग, और वो कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरा एक बेटा है, मैं पहले भी एक अपना बेटा खो चुका हूँ, तुम ऐसे करो कि औरतों को तुम लोहे के घड़े खरीदो, मेरे पास इतना खजाना पड़ा उसमें से उठा के ले जाओ और उनको लोहे के घड़े खरीदो। अब क्या होता है कि वो लोहे के घड़े तो खरीद के दे देते हैं। पैराग्राफ नंबर 8 में वो बताते हैं कि पहले तो वो क्या करता था, कंकड़ मार के ये तीर मार के तोड़ देता था, अब उसने लोहे की अपने पास रख ली हैं गोलियां और गुलेल के ज़रिए उनको मारता है जब वो शहर से गांव की तरफ लौट रही होती हैं, और उनके घड़े फिर से फोड़ देता है और पानी फिर से गिरता है। वो इतनी दूर से मेहनत करके पानी लेके आती हैं तो उनको ज़ाहिर गुस्सा आता है, और वो फिर से जाके शिकायत करती हैं
वज़ीर को, वज़ीर फिर करता है बादशाह को वही सजेशन देता है वज़ीर जलावतनी वाली। लेकिन जो बादशाह होता है वो कहता है राजा वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरा इकलौता बेटा है, तुम ऐसे करो हर शहर में एक एक कुआं खुदवा दो ताकि ना औरतों को दूर जाना पड़े और ना ही रसालू उनको तंग करे। अब क्या होता है हर शहर में एक एक कुआं तो खुदवा दिया जाता है लेकिन जो रसालू है वो अपने जो उसका महल है, उसका जो सबसे ऊंचा मीनार है, उसके ऊपर बैठ के तीर चला चला के औरतों के घरों में फेंकता है, उनके जो गुजरती हुई औरतें हैं उनके घरों को फोड़ देता है। अब मज़ीद वो तंग किए जा रहा है लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। अब फिर से जब शिकायतें आती हैं तो अब जो किंग है वो भी परेशान हो जाता है कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन मेरा बेटा हरकतों से अपनी बाज नहीं आया। अब वो कहता है कि ठीक है, अपनी बीवी लूना से कहता है कि तुम अपने बेटे से कह दो कि मैं उसको जला वतन करता हूँ उसमें, और उसको कहो। वो फिर खुदा से भी बातें करता है कि ए खुदाया काश तुमने मुझे रसालू दिया ही ना होता। और फिर वो लूना से कहता है जाके अपने बेटे को बता दो कि मैं उसे अपनी किंगडम से बैनिश करता हूँ, उसके जला वतन करता हूँ और वो मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा ना करे। अब पैराग्राफ नंबर 10 में क्या हुआ कि जब रसालू को उसकी माँ बताती है कि ये तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बारे में हुक्म जारी कर दिया है, रो के बताती है, तो वो कहता है अच्छा क्यों किया मेरे बारे में ये हुक्म जारी। अब वो फिर से नादान बन रहा है, वो बताती है कि तुमने ये हरकतें की हैं। वो कहता है ठीक है, अगर इस वजह से मुझे किया जा रहा है तो ये क्या मतलब, वो अपनी हरकत मानने को तैयार ही नहीं है, अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। अब रात को क्या होता है कि पहले ज़माने में ये था कि कोई भी जला वतन किया जाता था वज़ीर या कोई ख़ास बंदा बादशाह का, तो एक मुजस्मा तैयार करके उसका मुंह काला करके उसके हाथ पीछे बांध दिए जाते थे, जिससे पूरे इर्द गिर्द के इलाके को और महल में सबको पता चल जाता था कि इस आदमी को जला वतन कर दिया गया है, और फिर खबरें इर्द गिर्द फैल जाया करती थी। अब इसी तरह एक मुजस्मा खड़ा कर दिया गया है। अब जो पैराग्राफ नंबर 11 है इसमें बताया गया है कि जब उसको पता चलता है कि मेरे बारे में जला वतनी का ऐलान हो चुका है, अब मेरे लिए यहाँ ठहरना मुमकिन नहीं क्योंकि मेरे बारे में कोई भी गवाही नहीं देगा और मेरा कोई साथ नहीं देगा। अब वो वहाँ से जाने लगता है तो कहता है अपने बाप को, कहता है मैं अपनी एक हरकत में, मेरी एक शर्त है, मैं ना मेरी 2 शर्तें हैं कि मैं अपनी इन हरकतों से बाज आ जाऊंगा। पहली दोनों शर्तें मेरी ये हैं कि मैं भी मुसलमान हो जाऊँ और आप भी मुसलमान हो जाए। ये सुनते ही जो सुलवान है वो मज़ीद आग बगोला हो जाता है। वो कहता है कि बस बहुत होगी, मैं तुम्हारी मज़ीद कुछ नहीं सुनूंगा, तुम निकल जाओ। अब रसालू क्या है, पैराग्राफ नंबर 12 में वो बताते हैं कि रसालू क्या करता है, अपनी घोड़ी लेता है और अपने जो वफादार जो साथी उसके साथ जाना चाहते हैं उनको लेता है और चला जाता है। अब वहाँ से जब वो जाने लगा है तो उसकी घोड़ी का नाम है फौलादी, उस पर वो बैठा है और वो जाने लगा है। तो उसकी जो पैराग्राफ नंबर 13 में बता रहे हैं, उसकी जो माँ है वो महल की जाली में से सारा मंजर देख रही है लूना, और अब वो अपने सीने पे हाथ मार मार के मातम कर रही है। उसकी जो ज्वेलरी उसने पहनी हुई है वो खुद ब खुद ही उतर के नीचे गिर रही है, उसको कोई होश नहीं है। और वो जो मातम में लफ्ज़ बोल रही है वो यहाँ उन्होंने वर्सेस में बयान किए हुए हैं। वो कहती है ओ लिटल लिटल कैन आई सी ऑफ यू। वो कहती है ओ मेरे छोटे मुन्ने मुन्ने, क्या मैं तुम्हें कभी क्या मैं तुम्हें रुखसत कर सकती हूँ, माई सन रसालू, मेरे बेटे रसालू। फिर वो क्या कहती है, योर क्रेस्ट द रोलिंग डस्ट ऑब्सक्योर्स फ्रॉम व्यू। वो कहती है अब जो तुम्हारे सर पे चमकने वाला ताज है वो तारीक होता जा रहा है, कि तुम्हारे सर पे जो अरूज था वो जवाल में तब्दील हो रहा है। माई सन ओ माई ओन रसालू, ओ मेरे अपने रसालू, विद नाइव्स ऑफ हार्टन स्टील माई हार्ट इज़ डायमंड। वो कहती है कि मैं जो सख्त किस्म की, वो जो कहते नहीं मेरा छुरियों के साथ दिल कट रहा है, वो यही अपने सारे इमोशंस को बयान कर रही है। और वो कह रही है कि जिस तरह आग जलती है उसी तरह मेरा दिल चल रहा है। और कहती है सुनो मेरे बेटे रसालू, क्या तुम सुन रहे हो। फिर उसके बाद वो कहती है कि उस माँ की ज़िंदगी कितनी दुगनी तिगनी मुश्किल में पड़ जाती है जिस माँ का बेटे को जला वतनी तूफ़ान और इख्तलाफात का सामना करना पड़ता है। अब हम वापस चलते हैं और जो हमारी 4 ये थी वर्सेस, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो उन्होंने लिखा हुआ ना, ऑन द ट्यूसडे ही एंटर्ड हिज नैरो डोमेन। नैरो डोमेन कहते हैं कि तंग, कहते हैं ख्यालो अमल का मैदान। अब वो कह रहे हैं ट्यूसडे को उसकी पैदाइश के दिन के साथ उसकी मुशाबत दे रहे हैं, हालांकि ट्यूसडे कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, लेकिन वैसे वो बयान कर रहे हैं कि शॉर्ट पीरियड बता रहे हैं कि मंगल को तो वो पैदा हुआ है और वो इस महल में दाखिल हुआ है जहाँ सिर्फ
एक बादशाह के ख्यालात चल रहे हैं, लेकिन उसके ख्यालात को कोई नहीं समझ रहा। अ सैटरडे स्माइल व्हेन ही लेफ्ट इट अगेन। अब सैटरडे को उन्होंने क्या किया है कि उसके साथ जो उसको बैनिशमेंट उसकी की थी, उसके साथ रिजेम्बलेंस दी गई है कि एक छोटा पीरियड दिखाया गया कि ट्यूसडे को वो पैदा हुआ, सैटरडे को उसकी बैनिशमेंट होगी, कि बहुत ही कम अरसे में उसको सारी मुश्किलात झेलनी पड़ गई हैं। और दैन वो वॉज ब्राउट फोर्थ दैट मोनार्क ऑफ माइट, के फिर उसको एक अजीम ताकतवर बादशाह के सामने, सुल्तान के सामने पेश किया गया है। अब वो बादशाह और ताकतवर सुल्तान को ना उसके बाप के सामने जब उसको फैसले के लिए खड़ा किया गया था और उसके बाप ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे जलावतन किया, तो उसकी तरफ इशारा है। फिर वो कहते हैं एंड रसालू ऑन द डे ऑफ हिज बर्थ वॉज ही हाइट, कि उसकी जो वो कहते हैं कि रसालू को जो उसकी पैदाइश का दिन था, उसी दिन से उसको मुश्किलात झेलनी पड़ रही हैं। इस सारी स्टोरी में यही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।